Hey guys, I hope you are fantastic at your place. This is the third video in the sequence of the question discussions asked by UPSC in 2020 for the optional public administration. The first two videos that I have made, I think you have seen those videos and the questions. I can repeat those questions language here. That the first question was that the strength of public administration lies in the exploration of the challenges and nuances of the policy making and policy implementation. Then the second question was about the principle of analysis and principle of actions were not differentiated by Taylor in his scientific management model. मुझे ऐसा लगता है कि आपने इन वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा, समझा होगा, नोट्स बनाए होंगे। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका एक स्टैंडर्ड आंसर दिया है वो भी आपने देखा होगा। और इस तरीके से ये वाला थर्ड वीडियो भी आप देखेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे कमेंट्स आएंगे यदि मेरे पास, तो मैं इस सीक्वेंस वाइज पूरी प्रोसेस को आगे तक ले जा पाऊँगा। और आने वाले जो टॉपिक्स हैं 2021 के और 2019 के, 18 के और उससे भी पुराने, मैं सारे के सारे लिंक करके वन बाय वन डिस्कस भी कर पाऊँगा। सो एनीवे, to begin with, the language of the third question is that the arbitrariness in the application of rule of law is the main cause of poor governance in India or in the world, right? यदि हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और अनफोल्ड करें तो रूल ऑफ लॉ क्या होता है, देन आर्बिट्रेरीनेस क्या होती है एप्लीकेशन में रूल ऑफ लॉ की, और पुअर गवर्नेंस क्या है। तो पुअर गवर्नेंस से सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि गवर्नेंस क्या होती है। तो आंसर को जब लिखना होता है तो एग्जामिनर को, पिछले भी मैंने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें भी बताया था कि कुछ नहीं पता होता है एग्जामिनर को। जिस तरीके से आप बताते हैं, जो चीज़ें आप बताते हैं, तो एग्जामिनर को वही सारी की सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। यदि आपने कुछ गलत बताया तो एग्जामिनर को वो चीज़ याद नहीं आएगी, वो नंबर नहीं देगा। और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बताया तो एक टेस्ट जो माइंड में डेवलप होता है एग्जामिनर के, उसी से ही वो मार्क्स डिसाइड करता है कि 60% होने चाहिए, 65% होने चाहिए या 50% होने चाहिए, राइट। सो ब्यूटी इन द एक्सप्रेशन इज यू कैन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड आंसर राइटिंग। सो टू बिगिन विथ, ये जो आर्बिट्रेरीनेस इन रूल ऑफ लॉ है, इसको हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है। रूल ऑफ लॉ बेसिकली एवी डाइसी ने दिया था और इसका ओरिजिनेशन यूके में देखा जा सकता है। इसके मेन 3 पॉइंट होते हैं। एक तो प्रेडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट होना चाहिए कंट्री के अंदर। इसका क्या मतलब है, दैट नो वन विल बी मेड टू सफ़र इन बॉडी और गुड्स विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। किसी को भी उसके शरीर के रूप में या फिर उसका कोई भी घर है या गाड़ी है उसके रूप में उसे कोई भी परेशानी नहीं दी जाएगी। मतलब क्या है इसका, कि किसी को डेथ पेनल्टी देनी है तो उसके लिए एक प्रोसेस है पूरी। फॉर एग्जांपल अजमल कसाब ने इतना हीनियस क्राइम किया कि उसी शाम को उसे मार देना चाहिए था, लेकिन एक ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है, पूरा प्रोसेस हमने फॉलो किया, मर्सी पेटिशन तक हमने उसकी डिस्पोज ऑफ की प्रॉपरली, तब आई थिंक 3 इयर्स में हमने जाकर उसको एग्जीक्यूट किया। यदि दूसरे कंट्री में, जैसे कुछ सऊदी अरबियन कंट्रीज़ होते हैं, तो वहाँ पर तो शाम को ही जो थ्रोट है वो स्लिट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है पर्सन को, राइट। आई फॉर एन आई होता है, इतने हार्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सो यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है। तो दूसरा इसमें जो फैक्टर है रूल ऑफ लॉ का वो ये है कि कोई भी जो लॉ है वो सभी के लिए बराबर होगा, किसी के लिए भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होगा। अब चाहे कोई रिच है या कोई पुअर पर्सन है, उन दोनों के लिए कोर्ट में जो अपीयरेंस होना है वो बिल्कुल नॉर्मल होगा, राइट। जब इंडिया में आप इंदिरा गांधी जी को देखते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर में, वो पूरे दिन 5 घंटे तक खड़ी नहीं थी एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो कोर्ट के अंदर में कोई भी बड़ा नहीं है। जो जज है वो एक गॉड की सीट पे बैठा हुआ है और गॉड की तरह है, और वो जज करता है कि आप सही है या नहीं। तो ये रूल ऑफ लॉ की वजह से है, राइट। तो ये रूल ऑफ लॉ हमारे इंडिया में लगा और इसी की वजह से हमने मोनार्की को डेमोक्रेसी में कन्वर्ट कर पाया है। हालांकि मैं इंडिया की बात आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है, क्योंकि हम ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लिख रहे हैं, न कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। पेपर 1 में हमेशा में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखना होता है। तो रूल ऑफ लॉ एक बिल्डिंग ब्लॉक है, एक मेन पिवोट है किसी भी डेमोक्रेसी को अच्छे से फंक्शन करने के लिए। यदि हम इसका इफेक्ट देखें किसी भी कंट्री के अंदर, तो ये रेक्स लेग को कन्वर्ट कर देता है लेक्स रेक्स में। मतलब क्या है कि जो किंग है वो राजा नहीं, जो राजा है वो बेसिकली कानून नहीं होता। किंग इज़ नॉट द लॉ, वेयर एज जो कन्वर्ट हम फॉर्म में देखते हैं तो हमें मिलता है दैट लॉ इज़ द किंग।
राइट। जो लॉ है वही किंग बनता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कानून राजा है, कोई राजा बिल्कुल राजा नहीं है, और राजा का बेटा चाहे वो कोई भी हो वो बिल्कुल राजा नहीं बन सकता। तो ये मोनार्की तो नहीं होगी, ना मोनार्कियल एलिमेंट होगा, डेमोक्रेसी होगी हमारे यहाँ पे, राइट। सो दीज टू थिंग्स आर देयर इन रूल ऑफ लॉ। एंड देन इफ वी लुक एट द आर्बिट्रेरीनेस इन एप्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, जब हम कोई भी कानून बनाते हैं तो जो गरीब आदमी होता है वो कानून का मतलब नहीं समझ पाता। अमीर आदमी के लिए कानून का मतलब कुछ और होता है। यदि कानून के अंदर में कोई सब्जेक्टिव एक्सप्रेशन है या कोई भी लूप होल है या कोई भी गैप है, वो उसका एडवांटेज लेकर निकल जाता है। लेकिन गरीब आदमी उस चीज़ को नहीं समझ पाता। इवन उसके पास डिफेंस भी नहीं होता, पैसे भी नहीं होते, सरकारी वकील उसको दिया जाता है केवल एक फॉर्मेलिटी के रूप में, आर्टिफिशियल तरीके से। लेकिन जो रियल सेंस है उसको डिफेंस करने के लिए वो कहीं पर भी नहीं होता, किसी भी पुअर पर्सन के लिए नहीं होता। तो यही सबसे बड़ी बात है कि एक कंट्री कितना बड़ा रामराज वाला सेंस लोगों के दिमाग में लेकर आ सकती है। जैसे रामराज में किसी वॉशरमैन ने बोल दिया राम को, और उसके बोलने पे उन्होंने सीता जी को घर से कहा जाने के लिए। तो ये गलत है या नहीं? वी आर नॉट गोइंग इन टू दैट माइथोलॉजिकल सेंस और डॉक्यूमेंट, राइट। वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग इट कि हमें वास्तव में गुड गवर्नेंस लेकर आनी है। गुड गवर्नेंस से पहले क्या हम एक नॉर्मल गवर्नेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लेकिन यदि रूल ऑफ लॉ केवल हम नाम का ही रखें और उसको बहुत फोर्सफुल तरीके से, फैंसीफुल तरीके से, कलरफुल तरीके से, आर्बिट्रेरी तरीके से यदि हम उसे अप्लाई करें, तो क्या वास्तव में डेमोक्रेसी का सही मतलब निकल पाएगा, राइट। सो डेमोक्रेसी नाम की भी हो सकती है और डेमोक्रेसी में लोग वास्तव में खुश भी हो सकते हैं। इसीलिए हैप्पीनेस इंडेक्स भी मैटर करता है डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ में। जीडीपी ग्रोथ रेट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन लोग कितने खुश हैं, मीडिया कितनी खुश है सरकार से, ये अपने आप से पता चलता है, राइट। ये हमारा देश हो या फिर दूसरे कंट्री हो, या नॉर्थ कोरिया हो या भूटान हो या यूएस हो, सारे लोगों को आप कनेक्ट कर सकते हैं, सारे कंट्रीज़ को आप कंपेयर कर सकते हैं। यू कैन फाइंड द बेटर पिक्चर हियर, राइट। सो एवरी ईयर देर आर मैनी इंडाइसेस विच टेल द रियल स्टोरी of the people's grief, people's happiness, right? So this is what you have to write in this question. Examples में आप क्या दे सकते हैं? जैसे आज की डेट में स्पीड मनी चल रहा है टू इवेड दी लाइसेंस राज, ये तो कहीं से भी सही नहीं है। स्विस बैंक आपने पहले से बनाया हुआ था जिसमें हम आइडेंटिटी नहीं दिखाएंगे, अब यानी कि कानून में ही आपने ये बात लिख दी है कि हमें आइडेंटिटी नहीं दिखानी है। तो अब क्या कोई कर सकता है? हमारे यहाँ पे इंडिया में पार्टिसिपेटरी नोट्स चलता था, किस नाम पे? कि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ये ज़रूरी है, लेकिन आइडेंटिटी आपको रिवील नहीं होनी है। अब कोई इंडिया की डेमोक्रेटिक लीडर भी ऐसे हो सकते हैं जो अपने पैसे को इस तरीके से इन्वेस्ट करें। तो लॉ इज़ देयर विच कैन बी आर्टिफिशियल, लॉ इज़ देयर विच कैन बी इन रियल सेंस। इन रियल सेंस इट मीन्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। यही सारी की सारी बातें हैं इसमें हमें लिखनी है। दैट प्रोसेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द प्रोडक्ट। आपने लिखा कि हम सब लोगों के लिए अच्छे कानून लेके आते हैं, लेकिन वास्तव में वो कानून जब नीचे तक पहुंचते हैं उसमें वास्तव में लोग अच्छा फील करते हैं, लोगों के लिए जो भी कुछ हो रहा है वो अच्छा होता है। ये उसके इफ़ेक्ट को देखने के बाद पता चलता है। सो आई होप इन सारे वर्ड्स के साथ में इस क्वेश्चन का मतलब आप समझ गए होंगे। लेकिन लास्ट में जो इनिशिएटिव है, जो लास्ट में एफर्ट देना है, वो आपको ही देना है, इसको आंसर राइटिंग में, आंसर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। सो सी यू गाइस, एंड वेरी नेक्स्ट वीडियो विल बी देयर वेरी सून ऑन माई चैनल। टिल देन, जय हिंद, बाय बाय।